शहर में नौकरी करने गया बेटा अपनी पसंद की लड़की से लव मैरिज कर लेता है। यह बात जब माँ बाप को पता चलती है तो उन्हें काफ़ी दुख होता है, लेकिन फिर भी अपने बेटे के खातिर वह उस लड़की को अपना लेते हैं। संजना एक ऐसी लड़की थी जिसे गांव की जिंदगी रास नहीं आती थी, इसलिए वह गांव बहुत कम ही जाती थी। बेटा गौरव जब उसका मन होता था तब वह गांव जाता था। उसे अपने माँ बाप की बहुत चिंता होती थी। चाहे उसने अपनी पसंद से शादी भले ही कर ली, लेकिन वह अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। इसी कारण वह अपने माँ और बाप को गांव से शहर में रहने के लिए कहता है। कई बार तो उन्होंने मना किया, लेकिन इस बार जिद करने पर वह दोनों अपने बेटे के साथ गांव आ गए। लेकिन बहू को उनका शहर में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वह उन्हें गांव के गंवार समझती थी। उसे अपने सास ससुर कहने में शर्माती थी। गौरव जब घर के अंदर आया तो उसने अपनी पत्नी को आवाज़ दी। जब उसको घर में कहीं पत्नी दिखाई नहीं दी तो किचन से कुछ खटपट की आवाज़ आ रही थी। उसने किचन में जा कर के देखा तो देखता रह गया। उसने देखा उसके पापा सिंक में पड़े हुए बर्तन धुल रहे हैं। तब तक उनकी पत्नी भी बाहर आ जाती है, जो कि अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। और वह देखता है कि मेरी पत्नी संजना पार्टी से आ रही है और पापा घर में बर्तन धो रहे हैं। तो संजना को वह जोरदार थप्पड़ लगा देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से बर्तन साफ करवाने की? वो इतने बूढ़े हैं, तुम्हें उनकी उम्र का ख्याल भी नहीं आया? तुम में जरा सी भी शर्म नहीं आई उनसे बर्तन धुलवाने में? वह इतने बूढ़े हो गए हैं, उनका घर है, तुम्हारा घर नहीं है। तुम इसको दहेज में लेकर नहीं आई थी। मुझे लगा कि कुछ दिनों में तुम सब समझ जाओगी, सुधर जाओगी, मेरे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा की तरह ही मान सम्मान दोगी। लेकिन तुमने तो मान सम्मान देने की जगह मेरे पापा को घर का नौकर बनाकर रख दिया है। आज वह किचन में खड़े होकर के बर्तन धुल रहे हैं। अरे वह पैसे तुमसे नहीं मांगते हैं, बस उनका बेटा खुद कमा रहा है। तुम अपने मायके से ला करके नहीं खिलाती हो मेरे पिताजी को। अब तुम अपना सामान बांधो और यहाँ से चलते बनो, गौरव ने चिल्लाते हुए कहा। और उसने किचन में जाकर अपने माता पिता के हाथ से जूठे बर्तन छुड़ाए और उनको कमरे में लाकर बिठाया और माफ़ी मांगने लगा और उस दिन को याद करने लगा जब वह गांव से माता पिता को शहर लेकर के आया था। एक दिन रात में पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी तो आस पड़ोस वालों ने उनकी मदद की, हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करवाया। तब डर के मारे माँ का फ़ोन आया, बेटा तुम इधर हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है और डॉक्टर ने पैसे भी मांगे हैं। तो बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं, डॉक्टर ने 2 लाख रुपए मांगे हैं। अगर तुम्हारे पास समय ना हो तो बेटा तुम किसी तरह से पैसों का इंतजाम कर लो और भेज दो, मैं देख लूँगी इधर पापा को। तो गौरव कहता है, आप कैसी बातें कर रही हो माँ? आपको ऐसी हालत में कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं अभी आ रहा हूँ और अब डॉक्टर से कहो कि वह जल्दी से पापा का इलाज शुरू कर दे और आप बिल्कुल मेरी चिंता मत करो, मैं आपके पास आ रहा हूँ। वह फ़ोन रख देता है और घबरा करके अपने कमरे में आता है। अपनी पत्नी संजना से कहता है, तुम जल्दी से सामान पैक कर दो, हमें अभी के अभी हॉस्पिटल जाना है क्योंकि पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको हमारी ज़रूरत है, वह बहुत अकेले हैं, तो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तो संजना चिल्लाकर कहती है, तुमने तो मेरा पूरा मूड ही ख़राब कर दिया। आज तो मुझे अपने मायके जाना था, मेरे मायके में पार्टी है,
बहुत अच्छे होटल में पार्टी रखी है उन्होंने। तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं तो उस पार्टी में जाऊंगी। तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम उनकी चिंता करो, और इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। बुढ़ापा है, बुढ़ापे में तो यह सब बीमारियां लगी ही रहती हैं। गौरव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो सही है, मेरे पिताजी हॉस्पिटल में हैं, माँ उधर अकेली परेशान हो रही है और तुम्हें इधर पार्टी करने की पड़ी है। तुम में जरा भी शर्म नहीं आ रही है। अगर तुम मेरे साथ नहीं चल सकती हो तो ना चलो, तुम्हें जो करना है करो, पर मैं अपने मम्मी पापा को इस हालत में नहीं छोड़ सकता। उन्हें हमारी ज़रूरत है। वह 2 जोड़ी कपड़े बैग में डालता है और एक गाड़ी बुक करके फटाफट से निकल जाता है और सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पर माँ बेटे को देखकर खुश हो जाती है और अपने बेटे को गले से लगाती है। गले लगकर माँ बेटे बहुत रोते हैं। माँ कहती है, देखो बेटा, तुम्हारे पापा को पता नहीं क्या हो गया, अचानक से वह बीमार पड़ गए। तो बेटा समझाता है, कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ को कुर्सी पर आराम से बैठा देता है। आप इधर बैठिए, आराम करिए, अब आप भगवान से प्रार्थना करिए, सब ठीक हो जाएगा। और गौरव सबसे पहले जा करके डॉक्टर से बात करता है, सारे पैसे जमा कर देता है। गौरव डॉक्टर से कहता है, मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए, जितने पैसे लगे लग जाए, मेरे पापा ठीक होने चाहिए। डॉक्टर गौरव को सांत्वना देते हैं, कहते हैं, आप चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके पिताजी को बचाने की। अपने बेटे और पत्नी के प्यार और विश्वास की वजह से वह धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं और कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। गौरव अपनी माँ को अस्पताल से घर लेकर जाता है और गांव में ही उनके माँ बाप रहते थे, तो वह भी उनके साथ गांव में चला जाता है और उधर ही उनकी अच्छी तरह से देखभाल करता है। लेकिन उसके बाद अब सारी छुट्टियां खत्म हो गई थी। ऑफिस से भी बार बार फ़ोन आ रहा था, इसलिए उसे ऑफिस के लिए तो जाना ही पड़ेगा। गौरव के पिता जी ने कहा, बेटा, अब तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनके जोड़ों में कमर में भी दर्द होता रहता है, बुढ़ापा है, हम दोनों से अब काम नहीं होते। बेटा, कुछ न कुछ बीमारी लगी ही रहती हैं। अपने पापा की बातें गौरव बहुत गौर से सुन रहा था और उसे समझ भी आ रहा था कि अब उसकी माँ से काम नहीं होते हैं, इसलिए वह पूरा दिन सोचता रहा। लेकिन दूसरे दिन जब जाने को हुआ तो वह 3 टिकट बुक कर लेता है शहर जाने के लिए और अपने पापा को देता है। तो पापा पूछते हैं, बेटा, यह 3 टिकट किस लिए और कौन तुम्हारे साथ जा रहा है? तो गौरव कहता है, पापा मम्मी, अब आप गांव में नहीं रहेंगे, आप लोग बूढ़े हो गए हैं, आपसे काम नहीं होते हैं, इसलिए अब आप दोनों भी शहर चलेंगे, हमारे साथ उधर ही रहेंगे। इधर आपसे और माँ से काम नहीं होते हैं। मैंने देखा है कितनी तकलीफ होती है, अगर कुछ बीमार हो जाओ तो डॉक्टर भी नहीं मिलता है, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अब आप लोग हमारे साथ शहर में ही रहेंगे। उधर डॉक्टर भी आसानी से मिल जाते हैं और मैं रहूँगा तो कुछ दुख तकलीफ होगी तो मैं आपको जल्दी से दिखा भी दूँगा। तो पिताजी कहते हैं, अरे नहीं बेटा, हम शहर आकर तुम्हें और बहू को परेशान नहीं करना चाहते हैं। तुम तो जानते हो हमें शहर के तौर तरीके उतनी अच्छी तरह से नहीं आते हैं, हम तो हमेशा गांव में ही रहे हैं, तो हमें गांव का ही जीवन पसंद आता है। संजना बहू हम सबके साथ रहना पसंद नहीं करती है। कहते कहते गौरव के पापा भावुक हो गए। तो गौरव कहता है, पापा आप लोग इसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा, मैं आप दोनों को इधर गांव में अकेला नहीं छोड़ सकता और मैं बार बार अपने काम को छोड़कर इधर आ नहीं सकता, इसलिए आप हमारे साथ शहर चलिए। बेटे की जिद के आगे माता पिता शहर जाने के लिए तैयार हो गए।
और जैसे ही घर में आए तो संजना ने जब देखा कि गौरव अपने माता पिता को अपने साथ लेकर आया है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। बहू का चेहरा देख करके माता पिता थोड़ा सकपका गए, क्योंकि बहू का चेहरा देखकर उन्हें समझ में आ रहा था कि उनका इधर आना बहू को पसंद नहीं आया है, इसलिए अंदर जाने से डर रहे थे। तो गौरव अपनी माँ का हाथ पकड़कर अंदर लेकर आता है और कहता है, अरे माँ अंदर आओ ना, यह आपके बेटे का घर है। वह अधिकार से अंदर आई और वह अपने मम्मी पापा को हॉल में ला करके सोफे पर बैठा देता है। गौरव अपने माता पिता के लिए किचन में जा कर के चाय बनाता है और नाश्ता लगा कर लेकर आता है। अपने बेटे का प्यार देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चाय नाश्ता होने के बाद गौरव मम्मी पापा को उनका कमरा बता देता है। वह दोनों लोग उसमें जा कर के आराम करने लगते हैं और जैसे ही वह माता पिता के कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि संजना गुस्से से लाल खड़ी हुई है। वह गौरव का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आई और चिल्लाती हुई बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अपने बूढ़े माता पिता को इधर लाने से पहले तुमने एक बार भी मेरे से नहीं पूछा। गंवार बुढ़े बुढ़िया को इधर लेकर आ गए। इनको तो शहर में रहना भी नहीं आता, ना शहर के तौर तरीके आते हैं। तुम क्यों लेकर आ गए इन दोनों को? फिर गौरव चिल्लाता हुआ बोलता है, अरे संजना जरा जुबान संभाल कर बोलो, यह मेरे मम्मी पापा हैं और तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ उनकी देखभाल करने के लिए। तुम्हें देखभाल करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, पर उनसे तुम गलत नहीं बोलोगी। मेरे मम्मी पापा को तुम्हारी वजह से घर में कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। कोई उल्टी सीधी बात नहीं करोगी उनसे जो कि उनके दिल को बुरी लग जाए। यह कह करके गौरव निकल जाता है कमरे से। वह जानता था कि उसकी पत्नी माता पिता का ख्याल नहीं रखेगी, इसलिए उसने माता पिता की सेवा के लिए एक नौकरानी रख दी। गौरव के माता पिता भी बेटे के घर आकर बहुत खुश थे। बस अगर कोई चीज़ खटकती थी तो वह था बहू का गुस्सा। ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीते जा रहे थे, पर एक दिन गौरव को ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना था, वह भी 15 दिन के लिए। वह अपने माता पिता को अकेला तो नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन ऑफिस का काम था तो जाना ही था, इसलिए उसने नौकरानी को सब कुछ समझा दिया कि मेरे जाने के बाद मैंने मम्मी पापा को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। उनका तुम अच्छे से ख्याल रखना, टाइम से खाना देना, उनकी दवाइयाँ देना। तो उसके पापा कहते हैं, बेटा तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हें भी ऑफिस के काम करने होते हैं, तो बेफिक्र होकर जाओ और तुम हमारी चिंता मत करो। गौरव मीटिंग के लिए चला जाता है और जैसे ही गौरव घर से जाता है, बहू संजना का बड़बड़ाना शुरू हो जाता है, इस घर में आ गए हैं, कितना खर्चा बढ़ गया है, तुम लोगों के आने से कितनी महंगाई है, पूरे घर का राशन पानी चलाओ, तुम लोगों की दवाई का भी खर्चा चलाओ और ऊपर से तुम लोगों के लिए नौकरानी भी रख दी। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? इतने पैसे खर्च करते हो मेरे पति के गंवार कहीं के। न ढंग से खाना आता है ना पहनना आता है। और वह अपने सास ससुर को बहुत उल्टी सीधी सुनाती रही। बहू की बातें सुन करके माता पिता दोनों ही चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा और शाम को ही संजना ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया और सास ससुर को तंग करना शुरू कर दिया। नौकरानी की भी छुट्टी कर दी, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। और नौकरानी के जाते ही दूसरे दिन संजना ने अपने सास और ससुर को काम पर लगा दिया। सुबह सुबह वह कमरे में आई और अपने ससुर पर चिल्लाते हुए बोली, बहुत हो गई मेहमान नवाजी, अब चलिए थोड़ा काम भी कर लीजिए, बैठे बैठे तो आपके हाथ पैर ही जाम हो जाएंगे।
थोड़ी बहुत काम कर हाथ पैर भी चला लिया करो, और अगर बैठे बैठे हाथ पैर जम हो गए तो फिर मत कहना कि मुझसे चला नहीं जाता। चलिए माँ जी, आप थोड़ा सा किचन में मेरे साथ आइए और थोड़ा सा हाथ बटाइए। घर के बहुत सारे काम होते हैं, थोड़ा बहुत कर लेंगी तो दुबली नहीं हो जाएंगी। सास कहती है बेटा तुम्हारे पिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, इसलिए तुम उनको काम के लिए मत कहो, वह पहले से ही बहुत दवाई खाते हैं। चलो अगर कोई काम हो तो मैं कर दूंगी, मुझे बता दो क्या काम करना है। हाँ, आप दोनों को तो बस यहाँ पर मुफ्त की रोटियाँ खाने के लिए ही पड़े हैं, काम करने को कह दो तो बहाने ढूंढने लगते हैं। बड़बड़ाती हुई बहू बोलती है, यह लीजिए राशन का थैला, राशन ले आइए और उस राशन के सामान को निकाल कर डब्बे में भी भर देना। राजेंद्र जी राशन का सामान ला करके किचन में बड़ी मुश्किल से डब्बे में सामान रख देते हैं, सब्जियां भी ला करके किचन में रख देते हैं। बुढ़ापे में इतना काम करने के बाद उन्हें थकान हो जाती है और वह सोफे पर आकर बैठ जाते हैं और बहू से कहते हैं, बहू एक चाय बना दो, बहुत थकान हो गई है। तो बहू गुस्से से बोलती है, आपको चाय पीनी है तो खुद ही बना लीजिए, मैं आपकी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो चाय बनाऊंगी। अगर मेरे घर में रहना है तो काम करना ही होगा, चाय बना रहे हो तो मेरे लिए भी बना लेना। पिताजी किचन में आते हैं और 3 कप चाय बनाते हैं। अपने पति को किचन में चाय बनाते देखकर ललिता जी भी आ जाती हैं और कहती हैं, मैं बनाती हूँ, आप भी पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। और उनकी आँखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहू को ससुर से इतना सारा काम करते हुए देख लिया था और बहू की सारी बातें भी सुन ली थी। पिताजी कहते हैं, अरे ललिता तुम बैठो, तुम क्यों किचन में आ गई, जा कर के चाय पियो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों की ही तो बात है। ललिता जी अपने कमरे में आ जाती हैं और दोनों बैठ कर के चाय पीने लगते हैं। दोपहर के समय माता पिता दोनों खाने का इंतज़ार करते हैं क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी होती है। वह रसोई में जाकर देखते हैं तो उधर तो सारा किचन खाली पड़ा था, बहू ने तो कुछ खाना ही नहीं बनाया था। इसलिए ललिता जी थोड़ा सा दूध दलिया बनाने लगती हैं, लेकिन खटपट की आवाज़ सुनकर बहू निकलती है बाहर और कहती है, तुमने किचन का क्या हाल कर दिया है, अब मुझे इतना सारा काम करना पड़ेगा, सारा किचन गंदा करके रख दिया है। एक काम क्या किया, पूरा किचन फैला कर रख दिया, एक भी काम ढंग से करना नहीं आता है। तो ललिता जी कहती हैं, बेटा तुम गुस्सा मत करो, इस सबको मैं समेट देती हूँ और जो बर्तन गंदे किया है मैंने दलिया बनाने में उनको भी साफ कर दूंगी। बहू उधर से चली जाती है। बेचारी ललिता जी ने बड़ी मुश्किल से बर्तन साफ किए। इसी तरह जब तक बेटा नहीं रहा घर में यही चलता रहा। बहू ने खूब परेशान किया बूढ़े सास ससुर को, जिससे कि वह खुद ही तंग होकर के गांव वापस चले जाएं। जब तक बेटा घर नहीं आया ललिता जी ने खुद ही खाना बनाती रही। बेटा उनको फ़ोन करके हालचाल पूछता रहता था, पर किसी ने भी बहू की कोई बात नहीं की और ना ही घर में क्या चल रहा है यह भी बताया। अगले दिन बहू राजेंद्र जी को 500 रुपये देती है और कहती है, जा करके सब्जी और फल खरीद लाइए और एक भी पैसा इधर उधर फालतू का खर्च मत कीजिए और सारा हिसाब लिखवा कर लाना। पिताजी पैसे लेकर के सब्जी वाले के पास चले जाते हैं। इतनी कड़ाके की सर्दी में सब्जी लेते हुए पिता जी के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, उनसे ठीक से चला भी नहीं जाता। सब्जी पकड़े हुए उनके हाथ भी थर थर कांपने लगते हैं।
इसलिए वह रुक करके चाय पीने लगते हैं। एक चाय पीते हैं, घर आकर के सारी सब्जी बैग से निकाल करके सब्जियों को धो करके टोकरी में रख देते हैं। थोड़ी देर के बाद बहू के बड़बड़ाने की आवाज़ आई है। मुझे क्या पता था, चोरी तो इन जैसे लोग ही करते हैं। बाबूजी सब्जी लेने के बाद 10 रुपए बचे थे, वह कहाँ गए? आपको इतना नहीं पता कि किसी भी चीज़ को बिना इजाज़त नहीं लेनी चाहिए। आप मेरे पैसे लेकर गए थे और मुझे बिना पूछे कहाँ खर्च कर दिए। इस पर्ची में 10 रुपए कम निकल रहे हैं। वह 10 रुपए कहाँ हैं? आपने मुझे दिए भी नहीं। राजेंद्र जी बोले, बेटा मुझे बहुत सर्दी लग रही थी तो मैंने चाय पी ली। 10 रुपए की इतनी दूर भी सब्जी मंडी नहीं थी कि आपके हाथ पैर टूट जाते। जरा सी सब्जी लाने में आपको चाय की ज़रूरत पड़ गई। घर में आकर के मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए बैठ गए। नाक में दम कर रखा है इन बुढ़े बुढ़िया ने। बहू की इतनी कड़वी बातें सुन करके दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर दोनों कुछ नहीं कहते। वह अपने बेटे के आने का इंतजार करते हैं। बेटे के खातिर सब चुपचाप सह लेते हैं। अब तो वह रोज का ही काम हो गया था। राजेंद्र जी सुबह उठते, अपने और ललिता जी के लिए चाय नाश्ता भी बनाते, दोपहर के खाने का भी इंतजाम करते थे। किचन के बर्तन धुलना, घर के सारे काम राजेंद्र जी को ही करना पड़ता था। एक दिन राजेंद्र जी किचन में खड़े होकर के दलिया बना रहे थे, तभी संजना की दूर की बहन उनसे मिलने के लिए आ जाती है। तो संजना चौंकते हुए कहती है, अरे सोनम, तू कैसे आई? तूने तो आने से पहले बताया भी नहीं। अरे बता देती तो मैं तेरे से बाहर मिल लेती। तो उसकी बहन ने कहा, क्यों, तुझे मिलने के लिए मैं तेरे घर नहीं आ सकती थी क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा चल मेरे कमरे में, हम उधर ही बैठकर बातें करते हैं। संजना सोनम का हाथ पकड़कर फटाफट से अपने कमरे में ले जाती है। किचन में काम कर रहे राजेंद्र जी को नमक नहीं मिलता है तो वह बहू से पूछने आ जाते हैं, बेटा वह रसोई में नमक नहीं मिल रहा, तुम जरा बता दो कहाँ पर रखी हो। तो बहू चिल्लाते हुए कहती है, बिना पूछे मेरे कमरे में आ जाते हो। अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो रुक नहीं सकते थे? अब जाओ यहाँ से, मैं अभी बाहर जा रही हूँ और आप लोगों की खैर खबर तो आने के बाद ही लूँगी, और मेरे आने से पहले पूरी रसोई साफ कर देना। कुछ भी फैला हुआ नहीं होना चाहिए। इतना कह करके संजना अपनी बहन के साथ बाहर चली जाती है। बहू की इतनी जल्ली कटी बातें सुनने के बाद ललिता जी और राजेंद्र जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह कहती है कि अब बस जल्दी से उनका बेटा आ जाए, तब गांव चली जाएंगी, इधर नहीं रहेंगे। तो राजेंद्र जी ललिता जी को समझाते हुए कहते हैं, अरे ललिता, तुम क्यों रो रही हो? कोई बात नहीं, थोड़े बहुत काम है मैं कर लेता हूँ, फिर हाथ पैर चलने से हमारी हड्डियाँ भी जाम नहीं होंगी, और थोड़ा बहुत काम करने से कुछ नहीं होता। और राजेंद्र जी जा कर के अंदर लेटा देते हैं और खुद रसोई में आकर काम समेटने लगते हैं। पहले सारे बर्तनों को धुलने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उनका बेटा आ जाता है। मम्मी आप कहाँ हो? पापा आप कहाँ हो? दिख नहीं रहे हो। देखो मैं आप दोनों के लिए क्या लाया हूँ। मम्मी पापा के कमरे में गौरव दौड़ करके जाता है। अरे माँ, आप इस तरह क्यों लेटी हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अपने बेटे को देख करके ललिता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ देखो, मैं आपके लिए सूरत से क्या लेकर के आया हूँ। आपके लिए एक बढ़िया सी साड़ी लाया हूँ। और पापा जी कहाँ हैं? वह नहीं दिख रहे। तो ललिता जी ने अपने बेटे को सब कुछ बता दिया। गौरव की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। अरे बेटा, तुम कब आए? मेरा ऑफिस का काम जल्दी निपट गया, इसलिए मैं 2 दिन पहले ही आ गया। तब तक संजना भी घर आ जाती है। गौरव को देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है।
अरे गौरव, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे। जैसे ही संजना गौरव के पास पहुंची तो गौरव ने 2 जोरदार थप्पड़ संजना के गाल पर जड़ देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप के साथ इस तरह का व्यवहार करने की, उनसे किचन का इतना सारा काम करवाने की? यह घर तुम अपने मायके से नहीं लाई हो, यह उनके बेटे का घर है। मुझे तो लगा था कि तुम धीरे धीरे सुधर जाओगी, अपने माँ बाप की तरह ही मेरे माँ बाप को भी अपना लोगी, पर मुझे क्या पता था तुम इतनी कठोर हो। तुम्हें मेरे मम्मी पापा से बर्तन धुलवाते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? मैंने तुम्हें इतना समय दिया कि तुम शायद मेरे माँ बाप के साथ सही व्यवहार कर सको, शायद तुम ठीक से समझ सको, पर तुमने तो मेरे माँ बाप की हालत नौकरों से भी बदतर कर दी। तुमने उनकी बहुत बेइज्जती की थी, उनसे एक एक पैसे का हिसाब लिया। वह अपने बेटे की कमाई खाते हैं, तुम्हारे बाप का नहीं खाते, समझी? तुम अब अपना सामान पैक करो और निकलो इधर से। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, पर अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। गौरव के गुस्से को देखकर संजना उनसे माफ़ी मांगने लगती है। मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। हाँ, प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे प्यार की वजह से मैं अपने माता पिता के प्रति जो फर्ज है उसे भूल जाऊं। अब तुमने मेरे इस घर में रहने का अधिकार खो दिया है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। जो इंसान मेरे माँ बाप के साथ इतना गलत बर्ताव करेगा, मैं उसके साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता। यह सुनकर संजना के तो होश ही उड़ गए। अब वह क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके मायके में उसकी भाभी से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। पिता के मरने के बाद उसके मायके में उसकी भाभी की ही चलती थी। जब तक पिता थे तब तक वह बहुत घमंड से अपने मायके में जाती थी और अपने माँ और बाप को भड़काया करती थी, लेकिन अब वहाँ जाकर रहना भी संभव नहीं था। इसलिए उसे ना चाहते हुए भी अपने सास ससुर से माफ़ी मांगनी पड़ी और वह अपने पति से माफ़ी मांगी, लेकिन गौरव ने उसे माफ़ नहीं किया। तब उसके सास ससुर कहते हैं कि बेटे, हमने तो अपनी बहू को माफ़ कर दिया, अब तुम भी उसे माफ़ कर दो। तब कहीं जाकर गौरव ने अपनी पत्नी को माफ़ किया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। सब लोग हंसी खुशी से रह रहे थे और संजना को भी एहसास हो गया था कि अगर उसने अपने सास ससुर के साथ गलत बर्ताव किया तो उसका पति उसे घर से निकालने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। तो दोस्तों, गौरव ने अपने माँ बाप के लिए अपनी पत्नी के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।